दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। इशिका और अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की बात कर रहे थे। वसुधा ने इस बारे में उनसे पूछा तो इशिका ने बहाना बना दिया कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, इस वजह से वो वहां जाना चाहते हैं। वसुधा ने उनसे थोड़ा टाइम मांगा और वो अंदर गई। लौटते वक्त वसुधा के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और उसने उन दोनों के सामने उसे रख दिया था। इशिका और अभिमन्यु उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने एक नज़र वसुधा के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इशिका ने अपने मन में कहा, इसका मतलब दादी पहले से जानती थी कि मेरी और अभिमन्यु की शादी हुई है, तभी वो मुझे अपनी बहू बोल रही थी। दादी को हमारी शादी के बारे में पता है तो बाकी चीजें भी पता होंगी। एक पल के लिए इशिका को लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। उसने जल्दी से वसुधा से पूछा, दादी आपको यह सर्टिफिकेट कहाँ से मिला, कब से है ये आपके पास? इशिका के अचानक सवाल पूछने पर वसुधा थोड़ा हड़बड़ा गई। वो बोली, मुझे मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट को छोड़िए, ये बताइए कि मेरी और अभिमन्यु की शादी कब और कैसे हुई थी? ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस बारे में अभी आप जानती होंगी। इशिका ने बेचैनी से पूछा। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी सारा सच जान लेना चाहती है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे याद नहीं है बहू, वसुधा ने मायूसी से जवाब दिया। प्लीज़ दादी आप याद करने की कोशिश कीजिए, अगर याद करेंगी तो याद आ जाएगा। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इशिका ने उन पर जोर देते हुए कहा। इशिका के कहने पर वसुधा सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़्यादा प्रेशर उनके दिमाग के लिए सही नहीं था। अचानक उन्हें पसीने आने लगे और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। ये देखकर अभिमन्यु सख्त आवाज़ में चिल्लाकर बोला, बहुत हो गया, बस करो अब तुम। अगर वो कह रही है कि उन्हें कुछ याद नहीं है तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन इशिका ने बोलना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे चुप करवा दिया। वो बोला, इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे मिस सिंघानिया, मुझे ये बताइए कि ये सर्टिफिकेट असली है या नहीं? इशिका ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ये बिल्कुल असली है। ये असली है तो इसका मतलब अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की जरूरत नहीं है ना? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अभिमन्यु के इशिका के जवाब का इंतजार कर रहा था, जो चुपचाप वहां खड़ी थी। उसने मन में कहा, आई मस्ट से तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, मेरी दादी के जरिए बनाया। दादी तुम पर इतना यकीन करती है और उनकी भूल जाने की बीमारी का तुमने बखूबी फायदा उठाया। ये सर्टिफिकेट तुमने ही उन्हें दिया है ताकि जब सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की बात आए तब दादी इन सर्टिफिकेट को लेकर मेरे सामने आ जाए, मैं तुम्हारी बात सच मान लूं। दादी के सामने तुमने जानबूझकर बहाना बनाया, हमारा सर्टिफिकेट खो गया है। मानना पड़ेगा मिस सिंघानिया, यू आर अ मास्टर माइंड। थोड़ी ही देर में अभिमन्यु ने अपने मन में इशिका के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अभिमन्यु के दिमाग में इशिका के लिए कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं चल रहा। इशिका अभिमन्यु के पास आई और धीरे से बोली, अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की जरूरत नहीं, हम लॉयर के पास चलकर डिवोर्स की पेपर्स फॉलो कर सकते हैं। तो तब होगा जब ये साबित होगा कि हम सच में पति पत्नी हैं, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। जिसे सुनकर इशिका चौंक गई। उसे लगा कि इशिका तलाक के नाम पर एक मोटी कीमत वसूलना चाहती है। इससे साफ हो गया था कि अभिमन्यु अभी भी उस सर्टिफिकेट पर यकीन नहीं कर रहा था। इशिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर अभिमन्यु ने कहा, तलाक तो मुझे तुम्हें वैसे भी देना है, पर पहले ये तो साबित कर दो कि ये सर्टिफिकेट असली है या मैं बाहर पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ जाना, हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो ही चल रहे हैं। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु ने इशिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बाहर जाने लगा। इशिका को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, ये आदमी समझता क्या है खुद को, कोई सुपरस्टार है क्या जो लड़कियां इसके साथ रहने के लिए मर रही हैं? लड़कियों को पता नहीं, लेकिन मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मैं क्यों किसी के साथ झूठी शादी का दिखावा करूंगी, जबकि मेरी लाइफ में शादी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इशिका को अभिमन्यु पर गुस्सा आ रहा था। उसने वसुधा जी से कहा, दादी मैं आपके उस सड़े हुए चीकू के साथ कुछ देर बाहर जा रही हूँ, प्लीज आप अपना ध्यान रखना, अच्छे से टाइम बिताना, तुम दोनों साथ में झगड़ा मत करना। वसुधा ने जवाब दिया। इशिका बिना कुछ बोले उनकी बात पर मुस्कुरा दी और फिर धीमे कदमों से चलती हुई बाहर जाने लगी। अभिमन्यु पहले ही निकल चुका था, वो उसके पीछे जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात आयशा और मालविका से हुई। उन्हें देखकर इशिका ने आइज रोल की और मन ही मन कहा, ये दोनों अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? गई नहीं क्या? इशिका उन्हें इग्नोर करके जाना चाहती थी, लेकिन मालविका और आयशा उसके पास आ चुकी थी। इशिका ने देखा मालविका का पूरा चेहरा लाल था और उसके हाथ में टिश्यू पेपर ले रखा था।
इसका मतलब साफ था कि उसे जुकाम हो गया था। इशिका वहीं रुको, मालविका ने तेज आवाज में कहा। मजबूरन इशिका को रुकना पड़ा। मालविका ने इशिका से सख्ती से कहा, तुम्हारी वजह से कल इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तुम्हें अब अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। आप किस मदद की बात कर रही, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और क्यों मैं इसकी भी कोई भी हेल्प करूं? इशिका ने सख्ती से कहा। तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो, मालविका ने उसे आंख दिखाते हुए कहा। क्या भूल गई हो कि बचपन में सिंघानिया फैमिली ने के लिए तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम जैसे नाजायज बच्चे अनाथ आश्रम में पलते हैं या फिर उन लोगों के पास जो भीख मांगते हैं। फिर भी मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, एक अच्छे स्कूल में डाला और खाना दिया, याद है ना? तुम पैदा हुई थी तब कितनी कमजोर थी। राधिका जी तुम्हारे लिए दूध भिजवाती थी, आयशा के अच्छे कपड़े तुम्हें पहनने को दिए जाते थे। इस तरह के बच्चों को कोई नहीं अपनाता है, लेकिन आयशा और तुम लकीली एक ही दिन पैदा हुए थे। तब मिस्टर सिंघानिया के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा और उन्हें तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। इसके लिए तुम्हें आयशा का शुक्रगुजार होना चाहिए। मालविका का भाषण फिर से शुरू हो गया था। पिछले 9 साल से इशिका ने ये बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि उसने घर छोड़ दिया था। आज फिर वही बातें उसे दोबारा सुनने को मिली थी। मालविका की बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर करवाहट भरी मुस्कुराहट थी। अचानक ही उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी और वो अपने मन में बोली, अगर मैं बच्ची होती तो पहले की तरह आपकी बातों पर यकीन कर लेती और सिंघानिया फैमिली का हर छोटा बड़ा काम करती, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। अफसोस कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है कि बचपन में मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया गया था। मुझे हर छोटी चीज के लिए आपकी या आयशा की मार खानी पड़ती थी। आयशा से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकती थी, इससे अच्छी नहीं दिख सकती थी। अगर गलती से आयशा से अच्छी भी दिख गई तो आप मुझे जानबूझकर खाना नहीं देती थी ताकि मैं बीमार और कमजोर दिखूं। अभी भी आप चाहती हैं कि मैं इनके एहसान को मानूं, आपका एहसान मानूं कि आपने मुझे पैदा किया था और इन पर फेवर करूं। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? सोचते हुए इशिका की आंखें लाल होने लगी। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली थी। बहुत कुछ सहा था उसने, तभी सिंघानिया हाउस को छोड़ा और अकेले रहने का फैसला किया। इशिका के लिए यह आसान नहीं था। बीते कुछ सालों में उसने खुद को हर एक फील्ड में काबिल बनाया। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसने के कानों में फिर से मालविका की आवाज पड़ी। मालविका ने कहा, वो बूढ़ी औरत, वो तुम्हारी सारी बातें मानती है। उसे बोलो कि नच और आयशा के नाम वो 2% शेयर कर दे। सिंघानिया फैमिली ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब बारी तुम्हारी है। जाओ और उससे बात करो। मालविका इशिका को फोर्स कर रही थी। इशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मालविका को लगा कि इशिका ने उसकी बात मान ली है। वो खुश होकर बोली, चलो अच्छा, तुमने मेरी बात मान ली। अब जाओ और जाकर मिस राजवंश से बात करो। लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगी? इतने बड़े घराने की इतनी अमीर औरत मुझ जैसी लड़की की बात क्यों मानेगी जो किसी की नाजायज औलाद हो? इशिका ने कंधे उचका कर कहा। उसकी बात सुनकर मालविका को गुस्सा आया। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले इशिका वहां से जाकर अभिमन्यु की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही इशिका बोली, चलो चलते हैं। अभिमन्यु और इशिका दोनों ही बैक सीट पर बैठे थे। अभिमन्यु उससे बोलने जा रहा था कि अभी ड्राइवर आया नहीं है, तभी उसने देखा कि मालविका दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है। अभिमन्यु ने जल्दी से गाड़ी लॉक की और ड्राइवर सीट पर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसे के इस तरह तेजी से पिछली सीट से आगे जाने पर इशिका उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। फिर उसकी नजर मालविका पर पड़ी तो वो समझ चुकी थी अभिमन्यु ने ऐसा क्यों किया। वो चुपचाप बैठी हुई थी। अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में मिरर में इशिका को देख रहा था। इशिका की नजरें बाहर की तरफ थी। वो देखने में काफी खूबसूरत और मासूम लगती थी, एक दुबली पतली सी नाजुक सी लड़की। अभिमन्यु उसके बारे में कुछ अच्छा सोचता उससे पहले उसके अपनी नजर हटा ली थी। मुझे इसे समझाना होगा कि आगे से मेरे सामने ना आए, बस एक बार ये सब निपट जाए। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा। वो इशिका को कुछ कहता उससे पहले उसकी नजर फिर से इशिका की तरफ गई। उसको देखते ही अभिमन्यु ने अपना विचार बदल दिया था और फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया था। न जाने क्यों वो उससे सख्ती से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच चुके थे। अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी पृथ्वी वहां पहुंचा और गाड़ी की विंडो खटखटाई। अभिमन्यु ने विंडो ओपन की तो पृथ्वी ने कहा, ड्राइवर ने मुझे बताया कि आप उसका इंतजार किए बिना ही निकल गए थे। सब ठीक है ना? मैं बस जीपीएस को ट्रैक करते हुए आपके पीछे आ गया था। आप यहाँ क्यों आए हो? अभिमन्यु की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ, सब ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब दिया।
अभिमन्यु ने पृथ्वी की पूरी बात का जवाब नहीं दिया था तो उसने फिर से पूछा, सर आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मिस सिंघानिया ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको सच जानने के लिए खुद आना पड़ा। मैंने आपसे कहा था मैं उस लड़की को संभाल लूंगा, वो अब आगे से आपको परेशान नहीं करेगी। पृथ्वी बोल रहा था तभी इशिका ने उसकी तरफ की विंडो खोली खोली और तिरछा मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें जो भी कहना है वो मुझसे कहो। इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर पृथ्वी और ज्यादा चिढ़ गया। वो गाड़ी से बाहर आए। अभिमन्यु बोला, अंदर चलते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। अभिमन्यु ने उन दोनों के अपने पीछे आने के लिए कहा। अब वो तीनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर जा रहे थे। वो जल्दी ही सर्टिफिकेट लेने वाली विंडो के पास पहुंच चुके थे। अभिमन्यु हल्का सा झुका और वहां के क्लर्क से बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए, क्लर्क ने काफी रूडली जवाब दिया। उस दिन में काफी लोग से डील करना होता था तो उसका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था। मुझे ये जानना था कि अगर किसी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना हो तो क्या जिनकी शादी हुई है उन दोनों का होना जरूरी है? अभिमन्यु ने सीधे सीधे पूछा। पिछली बार जब इशिका आई थी तब अभिमन्यु उसके साथ नहीं था। तब अभिमन्यु का बिना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता था? बिल्कुल ठीक कहा। जब आप लोगों को रूल्स और रेगुलेशन पता होते हैं तो फिर आकर क्यों छानबीन करते हो? आपका भी टाइम खराब होता है और हम लोगों का भी। क्लर्क ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और फिर भौं उठाकर बोला, अब पता चला मुझे तुम पर शक क्यों हो रहा था। मेरे बिना तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। मिलना ही था, तुमने नकली जो बनवाया था। एक बार सच्चाई साबित हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुझे मेंटली हैरिस करने, स्टॉक करने और मेरा टाइम खराब करने के लिए लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। हाँ, तभी इसे पता चलेगा कि ये किसके साथ पंगा ले रही थी। पृथ्वी ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। उन्हें लगा उनकी बातें सुनकर इशिका डर जाएगी और उन्हें वहां से जाने को कहेगी, लेकिन वो बेपरवाही से वहां खड़ी थी। अभिमन्यु ने उसे देखकर सिर हिलाया और फिर क्लर्क को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहा, क्या आप इसे चेक करके बता सकते हैं कि असली है या नहीं? क्लर्क ने उनके हाथ से सर्टिफिकेट लिया और उसे देखने लगा। इस वक्त अभिमन्यु और पृथ्वी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी तो वहीं इशिका वहां बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी थी। फिर अभिमन्यु की नजर इशिका पर गई जो बेपरवाह खड़ी थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस तो नहीं ले रहा। मुझे क्यों डर लग रहा है? ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने कभी इसे कोई शादी नहीं की। इसके चक्कर में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी मिस हो गई। पृथ्वी ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया वो क्या सोच रहा था। पृथ्वी ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, डोंट वरी सर, मैं लॉयर से बात कर ली है, वो अपनी तरफ से केस तैयार कर रहा है। मिस सिंघानिया ने पिछले दिन आपको जिस तरह से परेशान किया था उन सबकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली गई है। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी उन्हें क्लर्क की एक रूखी और तेज आवाज सुनाई दी। ये पूरी तरह असली है। क्लर्क ने अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी थी। उनका मैरिज सर्टिफिकेट 100% सही था। अभिमन्यु और पृथ्वी हैरानी से क्लर्क की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो उनके पैरों तले जमीन खींच ली गई हो। पृथ्वी हड़बड़ाकर बोला, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने गलत डाटा डाला हो। पृथ्वी की बात सुनकर क्लर्क और चिढ़ गया। वो हल्की तेज आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम यहाँ दिन रात काम करते हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा। शादी का मामला है, मैंने हर एक डिटेल अच्छे से डाली है और इन दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा। चाहे तो जिस दिन उनकी शादी रजिस्टर हुई थी उस दिन के पेपर देख लीजिए, दोनों के साइन मिल जाएंगे आपको। क्या दोनों के साइन? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। अभिमन्यु और इशिका दोनों एक साथ बोले, मुझे उन पेपर्स को अभी इसी वक्त देखना है। अभिमन्यु और इशिका ने उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत ही अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। क्लर्क खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। पति पत्नी के बीच में ये केमिस्ट्री होना जरूरी होता है। क्लर्क के जाने के बाद अभिमन्यु और इशिका एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। पृथ्वी को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु और इशिका की सच में शादी हो चुकी है। लगभग 15 मिनट बाद क्लर्क एक फाइल के साथ पहुंचा और उन लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाया। इशिका ने उसमें अपने साइन को देखा और मन ही मन कहा, ये तो मेरे ही सिग्नेचर है। फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कब आई थी।
और इस इंसान से कब शादी की थी। अभिमन्यु भी अपने सिग्नेचर को देख रहा था। पृथ्वी ने उससे कहा, मैं काफी सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ। नींद से जगा कर भी कोई आपके साइन दिखाकर पूछेगा तो बता सकता हूँ कि कौन से असली हैं और कौन से जाली। ये आप ही के साइन है सर, मुझे दिख रहा है पृथ्वी। अभिमन्यु थोड़ा चिढ़कर बोला। अपनी शादी का सच सामने आते ही इशिका और अभिमन्यु दोनों ही परेशान हो गए थे। इशिका ने क्लर्क से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उस दिन के फुटेज दे सकते हैं। हम इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। हम लोग 6 महीने से ज्यादा की फुटेज नहीं रखते हैं। फिर आपकी शादी तो 2 साल पुरानी है, कुछ हुआ है क्या जो इतने सबूत मांगे जा रहे हैं। क्लर्क ने भाव उठाकर पूछा, क्या सच में शादी असली ही है ना। इशिका ने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा, कितनी बार बताऊं कि जब तक दूल्हा दुल्हन यहाँ पर मौजूद नहीं होते तब तक शादी नहीं की जा सकती। आपके साइन हैं, आप लोगों ने अपने साइन को पहचान लिया है तो शादी भी असली ही होगी ना। क्लर्क ने फिर से वही रटी रटाई वापस बोल दी। अभिमन्यु, इशिका या पृथ्वी तीनों में से ही आगे कोई कुछ नहीं बोला और मायूस चेहरे के साथ बाहर की तरफ आ गए थे। अभिमन्यु को तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इशिका उसकी पत्नी है। तीनों के बीच एक खामोशी छाई हुई थी जिसे तोड़ते हुए पृथ्वी ने पूछा, सच तो सामने आ गया है, अब आगे क्या करना है सर। मुझे डिवोर्स चाहिए। अभिमन्यु और इशिका एक बार फिर से एक साथ बोले। उन दोनों को ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए पृथ्वी जल्दी से बोला, आप दोनों ही डिवोर्स के फेवर में हैं तो मैं लॉयर से बात कर लेता हूँ। क्या अभी डिवोर्स करवाना चाहते हो या थोड़ा रुकना चाहते हो। मुझे पहले डिवोर्स करवाना है, इशिका ने जल्दी से कहा, मानो वो शादी साबित करने से ज्यादा तलाक लेने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो फिर हम लॉयर से बात करके अपनी अपनी तरफ से डिवोर्स फाइल करा देते हैं। हमारी जो भी शर्तें होंगी उसके बारे में हमें लॉयर्स आपस में बात कर लेंगे। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर कहा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हारे पास लॉयर को देने के लिए फीस है। पृथ्वी ने इशिका का मजाक बनाते हुए कहा। इशिका अब तक उसे अलग अलग जगह पार्ट टाइम का जॉब करती हुई दिखाई दी थी तो उसके हिसाब से इशिका के पास ना तो कोई परमानेंट जॉब थी और ना ही पैसे। अभिमन्यु भी उसकी बात से सहमत था पर वो इस मामले में इशिका की कोई मदद नहीं कर सकता था। इशिका ने बात को टालने के लिए कहा, खैर छोड़िए, इस बारे में बात नहीं करते हैं। मिस्टर राजवंश, मुझे आपका प्राइवेट नंबर चाहिए ताकि जब भी आपसे इस बारे में बात करनी हो तो मुझे दिक्कत ना हो। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकाला। इशिका भी अपने मोबाइल स्क्रीन खोलकर उसके पास खड़ी थी। जैसे ही अभिमन्यु ने अपने नंबर बताए और इशिका ने उन्हें टाइप किया तो उसका कांटेक्ट खुल गया था जो इशिका ने पहले ही सेव कर लिया था। क्यूट दादी का लापरवाह पोता। अभिमन्यु ने अपने नंबर देखे जो इशिका ने इस नाम से सेव कर रखे थे। इशिका जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, वो मुझे पहले तुम्हारा नाम पता नहीं था इसलिए गलती से हुआ है, मैं इसे अभी बदल देती हूँ। इशिका ने अपने मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा सा टेढ़ा किया और अभिमन्यु का नाम चीकू के नाम से सेव कर लिया था। नंबर सेव करने के बाद इशिका ने अभिमन्यु से कहा, अभी तो हमारा मिलना लगा रहेगा, चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने लिए टैक्सी ली और वहां से चली गई। इशिका के जाने के बाद पृथ्वी जल्दी से बोला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो लड़की आपकी वाइफ है। मतलब वो सच बोल रही थी। आप दोनों सच में शादीशुदा हैं सर। अभिमन्यु को पहले से ही गुस्सा आ रहा था, ऊपर से पृथ्वी की बात उसके गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी। उसने बात बदलते हुए सख्त अंदाज में कहा, मुंबई के सबसे फेमस और बड़े डिवोर्स लॉयर को हायर करो। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से अलग होना है, इससे पहले कि ये न्यूज़ पब्लिक हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, पृथ्वी बोला। बातें करते हुए अभिमन्यु और पृथ्वी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अभिमन्यु बिल्कुल शांत था। वो वहीं पृथ्वी बोला, लड़की काफी तेज निकली सर, काफी सोच समझकर प्लान किया है उसने सब कुछ। पहले आपके साथ शादी साबित करने में लगी रही और अब जब सच सामने आ गया तो जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेना चाहती है। पक्का डिवोर्स के जरिए आपकी आधी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगी। वो भी एक अच्छा लॉयर हायर करने वाली है। हालांकि उसके पास इसके लिए पैसे ना ही हों, डिवोर्स में अच्छी खासी रकम मिल ही जाएगी। उसे डिवोर्स का खर्चा तो आराम से निकल ही जाएगा। पृथ्वी लगातार इशिका की बुराई किए जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही पृथ्वी बोला, डिवोर्स लाने से मैं पहले ही बात कर लूंगा और ये कंफर्म कर लूंगा कि उसे एक फूटी कौड़ी भी ना मिले।
वहीं दूसरी तरफ इशिका टैक्सी में थी। वो दिशांक के साथ कॉल पर थी। उसने कहा, अच्छे लॉयर को हायर करो दिशांक, और उसे बोल देना कि शर्तों में सबसे पहले यही होना चाहिए कि उसे मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया है और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई उस अभिमन्यु राजवंश जैसे घमंडी इंसान के पास जाए। हाँ ठीक है, वो मैं कर लूंगा, दिशांक ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, तो सच में आप उसके साथ शादीशुदा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दोनों को कुछ याद ही नहीं? दादी को अल्जाइमर है, लेकिन कहीं आप लोगों को भी डिमेंशिया के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। इशिका को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, क्या लगता है दिशांक, कोई लव स्टोरी चल रही है जहाँ अचानक से एक पति टपक गया और याद नहीं कहाँ से आया? दिशांक उसकी बात सुनकर हल्के से हंसा और मजाकिया लहजे में बोला, हाँ ये एक लव स्टोरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ काफी रोमांटिक लग रहा है। कितना अच्छा होता कि जो सिविल अफेयर्स ब्यूरो वाले मेरे लिए एक खूबसूरत सी लड़की भेज दे। अमीर ना हो तो भी चलेगी, पर सुंदर होनी चाहिए। इशिका उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। वो थोड़ा इरिटेट फील कर रही थी क्योंकि उसे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था। इशिका ने आह भरते हुए कहा, हम दोनों को ही याद नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे थोड़ा ही सही कुछ याद है। और आप किसकी बात कर रही हैं? दिशांक ने चौंकते हुए पूछा। मैं मिसेज वसुधा राजवंश की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा बहुत कुछ याद है, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी के चलते वो भूल गई हैं। इशिका ने जवाब दिया, हाँ उन्हें अल्जाइमर है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। दिशांक ने अफसोस जताते हुए कहा। अचानक इशिका को कुछ याद आया तो वो दिशांक से बोली, अच्छा जो अल्जाइमर के लिए मेडिसिन बन रही है, क्या उनके टेस्ट रिजल्ट आ गए? हमें इस मामले में जल्दी करनी होगी वरना देर हो जाएगी। क्या आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दिशांक कंफ्यूज होकर बोला। अचानक इशिका ने बात को बदल दी कि वो किस बारे में बात कर रही थी। अब दिशांक को वो भी नहीं समझ आया। खैर छोड़ो, मुझे इस वक्त थोड़े आराम की जरूरत है। डिवोर्स लॉयर से बात कर लेना। इशिका ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। इशिका वहां से सीधे अपने घर पहुंची। उसे आज घर थोड़ा खाली लग रहा था क्योंकि वहां वसुधा नहीं थी। इसके लिए कई दिनों से वो वसुधा के साथ रह रही थी, तो इशिका को उनके साथ रहने की आदत हो गई थी। इशिका जैसे ही अपने बेडरूम में गई, उसकी नजर सामने बेड पर बैठी वसुधा राजवंश पर गई, जिन्होंने अपने साथ में एक बड़ा सा सूटकेस ले रखा था। वसुधा इशिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बहू तुम आ गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस बार मैं काफी सारे कपड़े और अपना सारा सामान लेकर आई हूँ, तो मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। वसुधा को अचानक अपने सामने देखकर इशिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो दौड़कर उनके गले लग गई। दादी को भले ही कुछ ना याद रहता हो, लेकिन वो इशिका की काफी अच्छे से केयर करती थी। इतने सालों तक इशिका ने जिस प्यार को मिस किया था, वो उसे वसुधा के रूप में मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े लॉ फर्म में वहां के दो बड़े फेमस वकीलों को इशिका और अभिमन्यु के तलाक के लिए हायर किया गया था। डिवोर्स लेने वालों के नाम अभी हाइड रखे गए थे। दोनों लॉयर आपस में बैठकर इस केस पर डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक हंसकर बोला, अजीब शर्तें हैं दोनों की। दोनों अपने पैसों में से एक आना भी एक दूसरे को नहीं देना चाहते। हाँ, दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते होंगे। हमें क्या, उनकी शर्तें देखकर लग रहा है कि दोनों ही पैसे वाले हैं और हमें पैसे कमाने से मतलब है। चलो उनके हिसाब से क्लोज बनाकर इन्हें भेजते हैं। दूसरे लॉयर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिविल अफेयर्स ब्यूरो से लौटने के बाद अभिमन्यु अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास घर से वसुधा की केयर टेकर का कॉल आया। उसने बताया कि वो फिर से सामान लेकर अपने पोते की बहू के पास चली गई हैं। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और बोला, अब तो उसे समझ जाना चाहिए कि दादी को रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है। फिर भी उसने दादी को अपने साथ आने दिया। अजीब लापरवाह लड़की है। अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था। उसने इशिका को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। तभी इशिका की चैट को उसने खोल लिया था। अभिमन्यु को अब बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। पहले उसे इशिका के बात से करना अच्छा लगता था। वो उसे किसी दोस्त की तरह लगती थी। अब वो उसे मैसेज करने में काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था ये लड़की वही है जो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने इसे अपना दोस्त समझा था और ये मुझसे मेरी ही बुराइयां किए जा रही थी। उस दिन होटल में मैंने उसे कमरे से बाहर निकाला था और बाहर आकर उसने अपनी सारी भड़ास मुझ पर ही निकाल दी थी।
मुझसे मेरी ही शिकायत किए जा रही थी और मैं बेवकूफ़ों की तरह खुद की बुराई कर रहा था। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु का इशिका से बात करना बहुत ज़रूरी भी था और अभिमन्यु उसे मैसेज भी नहीं कर पा रहा था। तभी इशिका का मैसेज आया। उसने लिखा था, मिस्टर राजवंश, मैं आपको अपनी तलाक की सारी शर्तें भेज रही हूँ। आप प्लीज़ जिस कॉलम में एलिमनी और शादी के बाद जो भी मेंटेनेंस दिया जाता है उसे इस सेक्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा। मुझे उसमें कोई ढील नहीं चाहिए। मैसेज पढ़ने के बाद अभिमन्यु को और गुस्सा आने लगा। वो बोला, ओह, तभी इस लड़की को मुझे से जल्दी तलाक चाहिए था। मेरा शक सही निकला। ये पैसों के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। अभिमन्यु के बिना पढ़े ही गलत राय बना ली थी। अभिमन्यु कुछ करता उससे पहले पृथ्वी उसकी कैबिन के में आया। वो हल्का हाँफते हुए बोला, सर, मैंने आप दोनों की शादी के सच के बारे में पता लगा लिया है। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।